देश का हुक्मरान बन गया और पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर दो नशा सबसे बड़ा है, एक बिरादरी का नशा है, जाति का नशा है, और दूसरा धर्म का नशा है। जाति का नशा कैसे है? एक बिरादरी का नेता अपनी बिरादरी में आता और क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, बस अपनी बिरादरी पीछे रह गई है, इकट्ठा हो जाओ। उसके पीछे कुछ बिरादरी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो बिरादरी का नेता कांग्रेस के पास जाता है, बोलता कितना दे रहे हो, हमारे पीछे इतने हमारी बिरादरी के लोग हैं, कितना दे रहे हो। अगर कांग्रेस कम देती है तो दौड़ा दौड़ा बीजेपी के पास जाता है, बोलता कितना दे रहे हो, हमारे पीछे तो इतनी हमारी बिरादरी के लोग हैं। आप उसे बिरादरी का नेता बनाते हो, वो आपको इकट्ठा करके बेचने का काम करता है। तो ये जो जाति जागृति है, ये सत्यानाश का कारण है। हमारे लोग 4.5 साल तक बीजेपी को गाली देते हैं, 4.5 साल तक बीजेपी को गाली देंगे। जब उनकी बिरादरी का कैंडिडेट बीजेपी दे देगी तो क्या कहेंगे, अभी बिरादरी आ गया है तो इज्जत तो बचाना पड़ेगा बिरादरी की। अरे इज्जत नहीं बचा रहे हो, अपनी आने वाली जनरेशन के गुलामी के सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने का काम कर रहे हो, इज्जत बचाने का काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो बिरादरी बीजेपी से टिकट लेकर आया है, जो बिरादरी कांग्रेस से टिकट लेकर आया है, वो बीजेपी कांग्रेस के ब्राह्मणों की मर्जी के बगैर मुंह भी नहीं खोल सकता। बोलने की तो बात ही बहुत दूर की है, मुंह भी खोल नहीं सकता। कांग्रेस बीजेपी उसी को टिकट देती है जो उसका पहले नंबर का गुलाम होता है। इसलिए मैं ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूं, हक अधिकार चाहिए ओबीसी के नाम पर, और नेता चाहिए बिरादरी के नाम पर। हक अधिकार चाहिए ओबीसी के नाम पर और नेता चाहिए बिरादरी के नाम पर। तो इससे तो सत्यानाश ही होगा, इससे कल्याण नहीं हो सकता। अगर हक अधिकार ओबीसी के नाम पर मिला है तो नेता भी ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला चुनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो ओबीसी का कल्याण हो सकता है। दूसरा, ओबीसी के अंदर ब्राह्मण आते हैं, कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता है, हम हिंदू हैं। क्यों चौड़ा हो जाता? क्योंकि पता ही नहीं हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू का अर्थ क्या होता है, ये पता ही नहीं है। जिन ब्राह्मणों ने हमको कभी शूद्र कहा, वही ब्राह्मण आज हमें हिंदू कह रहे हैं। शूद्र का मतलब होता है गुलाम, और ये जो हिंदू है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, रामायण महाभारत गीता में हिंदू नहीं है, वेद पुराण में हिंदू नहीं है, श्रुति स्मृति में कहीं हिंदू नहीं लिखा है। ये हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम, ये इसका अर्थ होता है। मतलब जब वो हमें शूद्र कह रहे थे, जब वो हमें शूद्र कह रहे थे तो गुलाम कह रहे थे, जब वो हमें हिंदू कह रहे हैं तो गुलाम कह रहे हैं। शब्द में कोई शब्द में अंतर हो गया, अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ। ये शब्द में अंतर क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण को पता है आज लोकतंत्र है, ओबीसी का वोट लेना है। अगर किसी ओबीसी के आदमी को शूद्र कहेंगे तो लाठी निकालेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा, ब्राह्मण के हाथ में दे देगा। वोट देना तो दूर की बात है, साला हड्डी पसली टूट जाएगी। इसलिए ब्राह्मण किसी ओबीसी को शूद्र नहीं कहता, हिंदू कहता है। मतलब हिंदू का मतलब भी वही होता है। और जब हिंदू कहता है गर्व से कहो हम हिंदू है, तो क्या कहता है? एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। मुसलमानों का डर दिखाते मुसलमानों का डर दिखाते इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को इस देश में कुछ नहीं मिला। मुसलमान जो गुलाम भारत में 33% थे, वो 2-2.5% पर आ गए। डर मुसलमानों का दिखाया, लड़ाया मुसलमानों से, और सत्यानाश SC ST OBC माइनॉरिटी सभी का हो गया, और ब्राह्मणों ने देश पर कब्जा कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर अगर किसी का कोटा पूरा नहीं हुआ और सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया, इसलिए हमारे लोगों को एक बात पता है कि सबका मालिक एक है, मगर ये भी पता करने की जरूरत है कि सबका दुश्मन भी एक है, और जिसने हम सबका हिस्सा खाया वो सबका दुश्मन है। उस दुश्मन से अकेले
अकेले अकेले नहीं लड़ा जा सकता। ब्राह्मणों ने ईवीएम के बल पर नाइंसाफी का निजाम कायम किया है। इस नाइंसाफी के निजाम को खत्म करना होगा और इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस लड़ाई को लड़ना होगा। इस लड़ाई को मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। आप लोग इस लड़ाई में तन मन धन से सहयोग दोगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुरलीधर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोग सूचित किया जाता है कि बहुजन क्रांति मोर्चा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा में जो लोग माननीय राम मिश्रा साहब को अपना निधि देना चाहते हैं वो आकर पीछे अपना नाम लिखवा लें। और आगे की कड़ी में इस कार्यक्रम के उद्घाटन वर्तमान पूर्व विधायक माननीय रामचंद्र सिंह यादव और एवं लोकसभा प्रत्याशी बक्सर आपसे अनुरोध किया जाता है कि आए और अपने उद्घाटन भाषण को बोल 85, बोल 85। आज इस कैमूर के पावन धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर, बिहार के धरती पर, बुद्ध के धरती पर, गुरु नानक के धरती पर, गुरु गोविंद के धरती पर, इस देश के करोड़ों करोड़ों दलित शोषित पीड़ितों की आवाज़, बहुजन नायक, हम सभी के अभिभावक आदरणीय बामन मिश्राम साहब को कैमूर के धरती की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन। आप उनके साथ आए हुई उनकी धर्मपत्नी जो कंधा में कंधा मिलाकर बाबा साहब और बुद्ध के तर्ज पर, भगवान बुद्ध के तर्ज पर समाज को जगाने और समाज को एक नई ऊंचाई और आयाम देने के काम करने वाली हम सभी का अभिभावक माता निशा मिश्राम साहब, मंच के ऊपर आसीन, खास करके इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हम भूमिका पूर्व जिला परिषद सदस्य आदरणीय पूनम कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई बुद्धिजीवी साथी आदरणीय सुनील कुशवाहा जी, जिला परिषद के सदस्य आदरणीय श्री आलोक रावत साहब, रमाकांत राम साहब, आनंद कुमार दिनकर जी, उमा शंकर जी, अशोक जी, हिसामुद्दीन साहब, मुकेश पासवान जी, काशीनाथ जी, उमेश प्रजापति जी, गीता देवी जी, और मंच के ऊपर माननीय मिश्राम साहब, मान्यवर मिश्राम साहब के आए हुए सभी सम्मानित नेतागण और हम सभी के भाई आदरणीय पटेल साहब, जिन्होंने खास करके पिछड़ों को खूब धोने का काम किया। अच्छी पहल है। आप यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग अभिभावक, परिवर्तनकारी इतिहास के अगुआ नौजवान मित्र साथी, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम सभी सुनने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। अभी तक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मान्यवर साहब के विचारों को हम लोग अंगीकार करते थे, सुना करते थे और जहाँ थे वहीं से हम लोग अपनी ओर से मदद करने की प्रयास करते थे। और भंते साहब ने सही कहा कि आज इस भारत और बिहार और खास करके मनुवादियों को चंद्रगुप्त मौर्य या बुद्ध या जयद्रथ के बाद, मान्यवर कांशीराम साहब के बाद ज्योतिर्बा फुल्ले साहू जी महाराज, गुरु नानक, गुरु दादू, गुरु गोविंद, गुरु पेरियार इत्यादि महापुरुषों के संघर्ष का परिणाम था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था डरा करती थी। और आज वर्तमान में सबसे अधिक अगर किसी से डर है तो उस महामानव का नाम बामन मिश्राम साहब है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन और बधाई कि आपने कम से कम बहुजन के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए जो आपका संघर्ष चल रहा है। जरूर हम लोगों को जगने में थोड़ी सी देर होती है, मगर बहुजन जब जग जाता है तो अपनी मंजिल हासिल करके ही रहता है। इस बात को सिर्फ समझाने की ज़रूरत है और सही मायने में अब जगने की प्रयास है। मगर सवाल यहाँ है कि ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन महायात्रा की आवश्यकता क्यों? कटक से लेकर कन्याकुमारी तक बामन मिश्राम साहब का यह अनवरत यात्रा क्यों? साथियों, आज से नहीं, ये सदियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जो हम लोगों के भगवान हैं, तथा कथित लोगों के भगवान 33 करोड़ देवी देवता हो सकते हैं, मगर शायद बाबा साहब नहीं होते, ना ये माइक होता, ना रामचंद्र यादव कभी विधायक बन पाता, और ना ये सभा होती। तो हम सभी के भगवान आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष का परिणाम और उनके डर का परिणाम और कटक से कन्याकुमारी तक माननीय कांशीराम साहब का यात्रा का परिणाम था कि टेक्नोलॉजी का सबसे भारी मसीहा आपको अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, वो जो है जब ईवीएम का वहाँ से बहिष्कार किया तो उसी समय मनुवादी लोग लाना चाहते थे, मगर डर था कांशीराम साहब कहीं जग न जाए। कांशीराम को पता चलेगा तो क्या होगा। आज सही मायने में कांशीराम साहब हम सभी के बीच जब नहीं रहे तो 2004 में एक सोची समझी साजिश के तहत इस हिंदुस्तान का सबसे भारी मनुस्मृति हमारे ऊपर लाकर थोपी गई, जिस मनुस्मृति में स्पष्ट प्रावधान है कि लोहार का बेटा लोहा के काम, कुम्हार का बेटा मिट्टी का काम, महिर का बेटा दूध का काम, कोयरी का बेटा खेत खलिहान का काम, भंटा का काम, कुर्मी का बेटा खेती का काम, यानी जिसका जो बेटा है वही काम करेगा, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ था। ईवीएम के सहारे उसी चीज को ये लोग दोगले लोग लाना चाहते हैं, और इन दोगलों का जवाब देने के लिए हम सभी के नायक आदरणीय बामन मिश्रा साहब ने जिस जंग को छेड़ा है, निश्चित तौर पर साथियों बढ़ चढ़ कर के साथ अगर नहीं देंगे, आज हम लोग नहीं जगेंगे तो आने वाले समय में मैं जो समझता हूं कोई माई का लाल बामन मिश्राम बनने का प्रयास नहीं कर सकता है। जितने लोग हैं पिछड़ों के, जितने जो है शेर के खाल पहन करके, आज क्या है कल मनुवादी व्यवस्था शेर के खाल पहन करके जो है अपने साथियों के आगे करके हमेशा हमारे बीच से ये मनुवादी लोग, ये पाखंडी लोग, ये सामंतवादी लोग, जो हमारे परिवार और समाज से बुद्धिजीवी होता था, जो पहलवान होता था उसको बॉडीगार्ड बनाता था, जो बुद्धिजीवी होता था उसे मुंशी बनाता था, और आज वही कारण है कि मोदी और अमित शाह जैसे दोगले लोग उसका मुंशी और लठैत बन करके और हम सभी को ऊपर शोषण करने का काम कर रहे हैं। इस तथ्य को समझना होगा साथियों, और इसी तथ्य को समझते हुए मैं नहीं कहता, निश्चित तौर पर जिस युद्ध को, जिस ऐलान को लेकर के आज बामन मिश्राम साहब चले हैं, अगर इस ऐलान में, इस युद्ध में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी का ये लड़ाई था, करोड़ों करोड़ दलित शोषितों की आवाज आप है, करोड़ों करोड़ पिछड़ों की आवाज आप है, 15 साल 20 साल 25 साल राज आपने किया, समाज के चलते आपका नाम और सम्मान हुआ। मान्यवर बामन मिश्राम साहब कभी मुखिया नहीं बने, मगर अमेरिका और लंदन में भी इनको सम्मान किया जाता है। ये सौभाग्य की बात होती है। अमेरिका और लंदन में तुम्हें चोर या परिवारवादी कहा जाता है, मगर इनको सम्मानित किया जाता है तो निश्चित तौर पर समाज के हक और अधिकार के सवाल को लेकर किया जाता है। साथियों, निश्चित तौर पर इस सवाल को लेकर के अगर तेजस्वी और अखिलेश यादव अगर कल रोड पर आगे होते, क्या कारण है? 19 तारीख को मान्यवर साहब चुनाव होता है, 19 तारीख को मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, और जहां यादव का 1997 बूथ हमारे पार्लियामेंट के अंदर थे, 1997 बूथ में से 514 बूथ प्योर यादव का, जहां के कोई बिरादरी के लोग नहीं था, इक्का दुघर लोहार कुहार थे, पौनी के टाइप के लोग, और वहां पर जो है 60% वोट भाजपा को, 80% वोट भाजपा को। मजबूर होकर के मैंने अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया। आप लोग देखे होंगे, पिस्टल लेकर हमने बयान दिया था, और मैंने कहा था कि बहुजन के हकमारी की जाएगी, बहुजन के घर में डकैती होगी, बहुजन की वोट की डकैती होगी, और हमारे वोट के लूट करके अगर तुम राजा बनने का प्रयास करोगे तो तुम जिस रूप में आओगे उस रूप में जवाब देने के लिए हम सभी तैयार हैं। उसी का परिणाम है कि आज मान्यवर साहब, आज हमारा जो है 3-3 राइफल, गाड़ी, पिस्टल सब सीज, कई एक दिन फरार होना पड़ा। इन सारे तथ्यों के साथ साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आने वाले समय में सिर्फ इस बात को याद रखना, आखिर क्या कारण है हम 85 वाले खेत रोपते हैं, खाते ये लोग हैं, इनके घर का बहू बेटी जीवन में कभी रोपनी करने नहीं गई, कटनी करने नहीं गई, ये घर हम बनाए हैं, रहते वो
है, एसी हम बनाते हैं, रहते वो हैं, पंखा हम बनाते हैं, चलाते वो हैं, गाड़ी हम बनाते हैं, चढ़ते वो हैं, धान उगाते हम हैं, अच्छा धान खाते वो हैं, दूध दूहते हम हैं, दूध पैदा हम करते हैं, उसका क्रीम और मलाई खाने का काम ये दोगले लोग करते हैं। इन दोगलों से मुक्ति पाने के लिए आपको जो है निश्चित तौर पर ईवीएम जैसे मनुस्मृति को जलाना होगा, तभी इस भारत के बहुजनों के आज़ादी मिल सकती है। इसी तथ्य के साथ मैं मान्यवर साहब से एक मांग करते हुए, ये तो लड़ाई आपके जोर पकड़ ली है, गांव गरीब जग रहा है, नौजवान जग रहा है, दलित जग रहा है, बहुजन जग रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं। इस लड़ाई के बाद एक लड़ाई और होनी चाहिए, और वो लड़ाई है शायद संयुक्त राष्ट्र संघ में इस तरह की प्रावधान है, जो अप्रवासी लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, यहाँ का वैज्ञानिक लोग भी, यहाँ के मनुवादी लोग भी, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग भी मान चुके हैं कि ब्राह्मण यहाँ का नहीं है, और ब्राह्मण जिस देश के अंदर जो वासी जहाँ का नहीं होता, जिस देश का वासी जिस देश के अंदर नहीं होता, उस देश का वो शासक नहीं बन सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह नियम है। आने वाले समय में ये भी लड़ाई लड़ी आपके नेतृत्व में जाए, निश्चित तौर पर हम सभी को सफलता मिले। इसी तथ्य के साथ साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आप सभी का साथ स्नेह लेते हुए, और आने वाले समय में बामन मिश्राम साहब की लड़ाई में जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, रामचंद्र यादव एक सिपाही बनकर हर हमेशा खड़ा रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, ये बहुजन क्रांति मोर्चा का परिवर्तन यात्रा 2 बजे समापन करनी थी, मगर हम लोग लेट चल रहे हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए भी वहाँ से भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो अतिथिगण है, जो हमारे वक्ता रह गए हैं, मैं इनसे क्षमा चाहता हूँ समय के अभाव में। और अब आप लोगों के सामने जो बहुजन क्रांति मोर्चा का जो राष्ट्रीय संयोजक है माननीय भगवान मेश्राम साहब, मैं उनका समय यहाँ देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से जिनका यहाँ बोलने का समय नहीं मिला, समय अभाव की वजह से, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है और ये लगातार अभी 10 दिन चलेगी बिहार के अंदर में। तो उनको सुनने से पहले जिस लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तन मन धन के लिए, तो तन मन धन से आप इस लड़ाई को समर्थन दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से धन की आवश्यकता है। तो धन की निधि के तौर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि खड़ा करने के लिए, जन आंदोलन खड़ा करने के लिए निधि की आवश्यकता बड़ी पैमाने पर पड़ रही है संगठन को। इसके लिए आप लोग तन मन धन से, धन से भी आप लोगों की इस लड़ाई को, संगठन को सहयोग करना है। और साहब को स्पीच से पहले आप लोगों को इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आप लोग स्वेच्छा से जो इस लड़ाई के लिए आप लोग सहयोग करना चाहते हैं निधि के तौर पर, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निधि के तौर पर, वो लोग अपना निधि स्वेच्छा दे सकते हैं। साहब को मंच पर जाकर आप लोग दे सकते हैं। तो पहले हमारे पास है सिगरी पासवान, मुखिया वर्तमान में मोहनिया, और सिगरी पासवान जी 20,000 रुपया का निधि अपना पर्सनल व्यक्तिगत वो राष्ट्रीय संयोजक माननीय भगवान मेश्राम साहब को सुपुर्द करेंगे। माननीय सुगरी पासवान जी, आप लोग जोरदार से उनको ताली से स्वागत करेंगे। और जिन साथी को साहब को निधि देना है आंदोलन के लिए, वो मंच पर आकर के जल्दी से जल्दी आप लोग निधि सुपुर्द करें, ताकि समय को बचत करके इस कार्यक्रम को आगे की समाप्ति की ओर ले जाया जाए। 700 रुपये का हार है। दूसरा है बीना कुमारी ग्राम बहेरी मनोज बिन, जो मनोज बिन का पत्नी है, 700 रुपया का पैसे का हार से स्वागत करेगी मानवर मेश्राम साहब को। बीना कुमारी जी 700 रुपया का माला है, वो राष्ट्रीय संयोजक माननीय भगवान मेश्राम साहब को वो भेंट करेंगे। माननीय बीना कुमारी जी, आप लोग ताली से उनका स्वागत करें। मनोज कुमार बिंद जी 500 रुपया राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए वो देंगे। और जो भी साथी हैं, जो भी देना चाहते हैं, वहाँ अपना नाम और निधि दें यहाँ पर आकर के जल्दी, ताकि साहब का स्पीच चला सके जल्दी। आप लोग जल्दी करेंगे, जल्दी बोलिए। गुलाबी देवी 500 रुपया राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि के लिए राष्ट्रीय संयोजक मेश्राम साहब को सुपुर्द करेंगे। मिस गुलाबी देवी जी, आगे बोलिए। दूसरा कोई
अरे तो है नहीं, कहाँ है लिस्ट? जो लोग भी इस आंदोलन के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि के लिए फंड देना चाहते हैं व्यक्तिगत 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया भी आप दे सकते हैं आंदोलन के लिए। डॉक्टर जैनुल साहब, जैनुल अंसारी 1000 रुपया। आप लोगों को साले स्वागत करें डॉक्टर जैनुल अंसारी साहब को। गुलाबी देवी जी 500 रुपया। नाम क्या उनका? रतन प्रजापति जी कितना पता नहीं चल रहा है। 100 रुपया देते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि के लिए। आप लोग थोड़ा ताली से भी स्वागत करें ना, ताली से भी आप लोग। जो भी साथी 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 इस आंदोलन के लिए देना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि इस गर्व से कि हमारी लड़ाई है, आपको देना चाहिए, तो साथ सहयोग करना चाहिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग करें ताकि साहब का स्पीच भी जल्दी शुरुआत किया जाए। नाम जरूर बताइएगा आप लोग इधर से। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, एक एक करके जल्दी जल्दी कीजिए। ये लड़ाई के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं, ये पैसा जन आंदोलन के लिए ये लगाई जा रही है और आपका नाम, आपका फोटो देशव्यापी चली जाएगी, भारत के 31 राज्यों में चली जाएगी आपका साथ सहयोग करने का। आप ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, आप इस गवाह बनेंगे, इस आंदोलन का साक्षी बन रहे हैं आप लोग। ऐतिहासिक घटना हो रही है ये, इसलिए इस ऐतिहासिक घटना में आप रामबली बिंद जी 100 रुपया वो सुपुर्द करेंगे इस आंदोलन के लिए। रामबली बिंद ओम प्रकाश जी 500 रुपया, ओम प्रकाश जी 500 रुपया। आप लोग ताली में भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। मुनेश्वर राम जी, गीता देवी जी 200 रुपया। रामाशंकर जी 500 रुपया। जल्दी जल्दी आप लोग तन मन धन से सहयोग कीजिए, जो भी आपके पास में है इस लड़ाई के लिए। आपका 1 रुपया महत्वपूर्ण है आजादी की लड़ाई के लिए। केवल आपका मन यानी विचार और तन यानी शरीर से और धन से भी आपको आंदोलन चलाना है ये। इसलिए खुले दिल से आप लोग इस लड़ाई के लिए साथ सहयोग कीजिए और जल्दी कीजिए। आप लोग ताली में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ताली से उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ताली के लिए आप लोग ये नहीं करना चाहिए। ताली बजते रहना चाहिए ताकि देने वाले को और मनोबल बढ़ाया जा सके। ताली बजाकर निधि देने वालों को प्रोत्साहन किया जाए। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, समय का बहुत अभाव हो गया है, बहुत समय शॉर्टेज हो गया है। जो लोग भी इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 3000, 5000, 10,000। कुसुम देवी 50 रुपया। कुसुम देवी 50 रुपया। महुआर धारा श्री राम 100 रुपया। लीलावती देवी 100 रुपया। सूर्याराम मुंद्रिका राम 100 रुपया। रामाशीष राय जी 100 रुपया। जाइए वहाँ जाइए जल्दी जाइए वहाँ पर, जल्दी कीजिए। रमेश पासवान जी 100 रुपया। रमेश पासवान जी 100 रुपया। अरविंद गोंद 100 रुपया। अरविंद गोंद 100 रुपया। बुजुर्ग आदमी 500 रुपया देते हुए, उनका मैं नाम नहीं जानता, भरत सिंह कुशवाहा 500 रुपया। आप लोग ताली से देने वाले कम से कम प्रेरित करना चाहिए, ताली बजते रहना चाहिए।
जल्दी 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 कीजिए आप लोग। जो भी निधि देना चाहते हैं इस आज़ादी की लड़ाई के लिए। क्या है क्या है, बंद करो सब। इंद्रजीत पासवान कितना? इंद्रजीत पासवान जी 200 रुपया राष्ट्रपति आंदोलन निर्माण निधि में जन आंदोलन में देते हुए इंद्रजीत पासवान 200 रुपया। वंश नारायण प्रजापति पुराने कार्यकर्ता कितना? वंश प्रजापति 200 रुपया। वंश प्रजापति जी 200 रुपया। उमेश प्रजापति 50 रुपया। उमेश प्रजापति जी 50 रुपया। अवध बिहारी सिंह 100 रुपया। काफी बुजुर्ग आदमी है, इनका ताली से इनका मनोबल को बढ़ाया जाए। अवध बिहारी जी 100 रुपया। पिंटू राम बहेरी 50 रुपया। पिंटू राम बहेरी 50 रुपया। अवध बिहारी सिंह जी 100 रुपया। जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग। सोनी देवी 100 रुपया। सोनी देवी 100 रुपया। सोनी देवी 100 रुपया। पीएल पाल 50 रुपया। पीएल पाल जी 50 रुपया। सोनी देवी 500 रुपया। सोनी देवी 500 रुपया। जमुना पासवान 200 रुपया दिए हैं बहरी के। जमुना पासवान 200 रुपया बहरी। जमुना पासवान 200 रुपया बहरी के। आरके गौतम रामचंद्र गौतम आरके गौतम 2000 रुपया। इनको ताली से आप लोग स्वागत कीजिए। आरके राम 2000 रुपया। आरके गौतम 2000 रुपया राष्ट्रपति आंदोलन निर्माण निधि में देते हुए। जय गोविंद मौर्य 500 रुपया। अनिल राम बहेरी 100 रुपया। अनिल राम बहेरी 100 रुपया। राजू राम मुजान 100 रुपया। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। जल्दी 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 नाम नाम ना बताइए। मुन्ना राम महुअर। मुन्ना राम महुअर 100 रुपया। मुन्ना राम महुअर 100 रुपया। छठू राम 100 रुपया। छठू राम 100 रुपया। बंशीधर पाल 200 रुपया। जीतन चमार 100 रुपया। जीतन चमार 100 रुपया। कन्हैया राम बहेरी 50 रुपया। कन्हैया राम बहेरी 50 रुपया। चलिए हो गया। इस तरह से हम लोग गमछा घुमा देंगे जिनको देना। साथियों कार्यक्रम चलते रहेगी और अभी हमारे गमछा लेके हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में जाएंगे। जैसे मैदानी अपना तमाशा दिखाने वाला अपना गमछा लेके जाता है, उसी प्रकार से हमारा आंदोलन खड़ा करने के लिए गमछा लेके आपके पास में जाएंगे। स्वेच्छा से आप लोग 5 रुपया 10 रुपया जो भी आपसे बनेगा वो आप लोग साथ सहयोग करेंगे। साथियों अब आप लोग चंद्रिका बिन 100 रुपया। चंद्रिका बिन 100 रुपया सराय। सुदर्शन प्रजापति 100 रुपया। सुदर्शन प्रजापति जी 100 रुपया। अम्बेडकर राम 50 रुपया। अम्बेडकर राम 50 रुपया। जल्दी 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 जो देना होगा गमछा बोल दीजिए। लेट होगा कितना? राम चौरसिया। राम चौरसिया जय वहाँ जी दीखाराम चौरसिया। जल्दी 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 जिनको देना है गमछा भी लेके चले जाएंगे कार्यकर्ता हमारे अपने बैठे हुए मंच पर देंगे आप लोग साथियों। धन्यवाद। चलिए अब बोलिए। चलिए आमंत्रित कीजिए। हो गया हो गया। और आप लोगों के बीच में सामाजिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद और मानव क्रांति के बाद वर्तमान समय में पूरे भारत में सामाजिक क्रांति के अवधूत और महान सामाजिक क्रांति माननीय रामचंद्र इस्लाम जी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं और उनके वचन से आप लोग उनके वचन को सुने और भारत के अंदर एक क्रांति का नया बिगुल टूटने का कार्य करें। मैं मोहम्मद इस्लाम जी को आमंत्रित करता हूँ
वालों, साथियों, आज बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा जम्मू कश्मीर से निकाली गई है वो आज भभुआ में आकर पहुंची। तो आज 21 तारीख है। हमने 26 जून से निकाला था, तो 5 दिन के बाद इस परिवर्तन यात्रा को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। तो 4 महीने से लगातार ये परिवर्तन यात्रा जारी है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाली है, तो जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद हम पंजाब आए, पंजाब से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से हरियाणा आए, हरियाणा से दिल्ली आए, दिल्ली से राजस्थान आए, राजस्थान से गुजरात आए, गुजरात से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड गए, उत्तराखंड से दोबारा उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश से आज बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। बिहार से बंगाल जाएंगे, बंगाल से झारखंड जाएंगे, झारखंड से उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना जाएंगे, तेलंगाना के बाद 13 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे। 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये परिवर्तन यात्रा राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए स्थगित रहेगी और स्थगित रहेगी। तो 1 जनवरी 2020 से ये परिवर्तन यात्रा दक्षिण भारत में फिर शुरू होगी। कर्नाटक से शुरू होकर आंध्र प्रदेश जाएगी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जाएगी, तमिलनाडु से केरला जाएगी, केरला से कन्याकुमारी पहुंचेगी। कन्याकुमारी के बाद भारत की कोई सीमा नहीं, समंदर लगता है। तो हम समंदर में तो नहीं जा सकते, क्यों डूब जाएंगे। तो हमने डूबने के लिए तो ये परिवर्तन यात्रा नहीं निकाली है, दुश्मनों को डुबाने के लिए निकाली हुई है। तो इतनी बड़ी जो परिवर्तन यात्रा है, इस परिवर्तन यात्रा के 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाने के लिए हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था। मगर अंग्रेज़ों के आने के 2,500-3 हज़ार साल पहले ब्राह्मण भारत में यूरेशिया से आए। जैसे अंग्रेज़ इंग्लैंड से आए थे, वैसे ही ब्राह्मण यूरेशिया से आए। अंग्रेज़ भी विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। तो ये जो ब्राह्मण है, इसने, अरे सुनिए भाई, सुनिए, आपस में क्यों बात कर रहे हैं, सुनिए। ऊपर अगर कोई बात कर रहा है तो वहाँ आप बात मत करिए। और हमारा वॉलंटियर सुधर जाओ, एक वॉलंटियर सुधर जाओ ऊपर में।
जो बात कर रहा है उसके हाल के बाहर निकाल दो। रहना है तो चुप रहना होगा, सुनना होगा। जब सुनने के लिए आए हो तो सुनो। तो ब्राह्मणों ने, जैसे अंग्रेज़ों ने 2 टुकड़े किए थे हिंदू मुसलमान, वैसे ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा भारतीय लोगों, SC ST OBC के लोगों, 6000 टुकड़ों में। तो एक आदमी ने मुझे पूछा कि अंग्रेज़ ज़्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज़्यादा खतरनाक है? मैंने कहा इसका सवाल का जवाब मैं गणित करके बताता। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़ों में बांटा था। तो 6000 को 2 टुकड़े से भागाकार करते हैं तो आंकड़ा निकलेगा 3000 का। तो ब्राह्मण अंग्रेज़ों से 3000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। समझ? गणित से शुद्ध कर दिया। और आज तक किसी ब्राह्मण ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो 6000 टुकड़ों में इन्होंने बांटा। खतरनाक होने का और एक सबूत, आप लोगों ने ब्राह्मण को हल चलाते हुए देखा? कोई भी नहीं देखा, क्योंकि ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता है, फिर भी पैसा कमाता है। कैसे? हम हल चलाते हैं, फसल पैदा करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारा आदमी पंडित के घर जाता है और कहता है कि पंडित जी हमारे घर में बिटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखें? तो हम कह रहे जब बिटुआ पैदा हुआ तो पैदा किया तो नाम भी रख ले तू। तो हमारा आदमी क्या कहता? नहीं, पैदा करना छोटा काम है, नाम रखना बड़ा काम है। तो वो पंडित के पास जाता है, बोलता है पंडित जी क्या नाम रखे बिटुआ का? पंडित कहता है कब पैदा हुआ? कहा बुधवार को पैदा। अच्छा, बुधवार को पैदा हुआ, बुद्धू राम रख दे। तो हमारे आदमी को कोई शब्दों का अर्थ समझ में आता है नहीं। तो हमारा आदमी कहता है पंडित जी आपने बुद्धूराम कहा? हाँ, बुद्धूराम कहा, अच्छा नाम लगता है। अब हमारे आदमी को बुद्धूराम का अर्थ ही समझ में नहीं आता कि बुद्धूराम का मतलब है बुर्बक राम, गदहा राम, मूर्ख राम, बुद्धूराम का मतलब होता है। मगर हमारे आदमी को तो समझ में आता है। कहा कि अच्छा नाम लगता है। कहा कितना दक्षिणा दे दे? वो पैसा दे दे नहीं कहते पंडित को हमारे, कितना दक्षिणा दे दे? कहा 1001। ओ बैठे बैठे साला हल चलाने की ज़रूरत है। बैठे बैठे जब 1000 मिल गया और वो भी पंडित हमारे घर पर चलकर नहीं आए, हम ही उसके घर में चलते हुए गए। साला घर से हमारे घर तक चलने का भी कष्ट नहीं उठाया और 1001 रुपया इनकम हो गया। तो ब्राह्मण को हल चलाने की क्या ज़रूरत है? जब हम गदहा लोग, बुर्बक लोग, मूर्ख लोग हल चलाने के लिए तैयार है तो फिर उनको हल चलाने की क्या ज़रूरत है? इससे और सिद्ध होता है कि ब्राह्मण इतना खतरनाक है कि बगैर किसी मेहनत के हज़ारों रुपए कमाता है। दूसरा सबूत ये है
कि ब्राह्मण की संख्या देश में 3.5% है। अगर ईमानदारी से चुनाव देश में करवाए जाए तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता। 3.5 वोटों से कोई पंच चुनवा सकता है? 3.5 वोटों से ब्राह्मण पंच नहीं चुनवा सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं है। जो लोग गांव का पंच और सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी है, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोगों को नॉमिनेटेड जो अंग्रेजी शब्द है समझ में नहीं आया होगा। मैं किसान का बेटा हूँ, देहाती आदमी हूँ, देहाती उदाहरण बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। उदाहरण के पहले जो महिलाएं उपस्थित है मैं उनकी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए बताना पड़ेगा। गाँव में जब शादी होती है तो शादीशुदा आदमी अपने बीवी का परिचय देता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है अगर ये शादीशुदा है तो ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। वो क्या कहता है देहात में? ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का रखा हुआ, ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। तो जितने लोगों ने तालियां बजाई उससे तो मुझे यही समझ में आया कि आपको भी थोड़ा थोड़ा बूझ रहा है। बूझ रहा, बिहारी भाषा ना, बूझ रहा है। शुद्ध हिंदी में बोलते कि आपको भी समझ में आ रहा है, मगर बिहारी में बोलते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा बूझ रहा है। तो इस तरह से ब्राह्मण जो है 3.5% होने के बावजूद भी जो ग्राम पंचायत का पंच और सरपंच नहीं चुनवा सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री रखवा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण कितना खतरनाक है। आपको समझ में आए इसलिए 2-3 उदाहरण दिए। किसी को एक उदाहरण समझ में आएगा, किसी को दूसरा आएगा, किसी को तीसरा आएगा और टोटल में सबको आ जाएगा। सबको आना समझ में ज़रूरी है। भाषण करने से ज़्यादा समझ में आना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा भाषण करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए साथियों ये 6000 जाति के टुकड़ों में इन्होंने बांटा ब्राह्मणों ने। तो हम बटे हुए लोग नहीं है, ध्यान रखना, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं जातियों में। बुद्ध कहते हैं जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में नहीं। अभी आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ। जानवरों में जातियां, घोड़ा, गधा, खच्चर, सूअर, ये चारों का एक नाम है जानवर। तो जानवरों में जातियां घोड़े, गधा, खच्चर, सूअर हो ये जाति। अब दूसरा प्रयोग, बुद्ध कहते हैं इंसानों की कोई जातियां नहीं होती है। जैसे ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो ऊपर रहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों को कहते इंसान। तो ब्राह्मण के घर में इंसान पैदा हो जाता है, क्षत्रिय के घर में इंसान पैदा हो जाता है, वैश्य के घर में इंसान पैदा हो जाता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था हम पर ला दी, थोपी, जानवरों की व्यवस्था हम पर थोपी और जानवरों की व्यवस्था हम पर थोपी
तो ब्राह्मण लोग महान लोग हैं और हम जानवरों की व्यवस्था थोपी, हमने मान लिया ब्राह्मणों की व्यवस्था कि हम जानवर हैं, हम ब्राह्मणों से भी ज़्यादा महान लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने थोपा, हमने मान लिया। हम लोग जातियों पर गर्व और गौरव करते हैं, इसका मतलब है हम जानवर हैं, इस पर गर्व और गौरव करते हैं। तो इसीलिए इस परिवर्तन यात्रा का एक उद्देश्य है कि बांटे हुए जातियों को जगाया जाए, जगे हुए जातियों को जोड़ा जाए, जोड़े हुए जातियों से शक्ति का निर्माण किया जाए और शक्ति का उपयोग और प्रयोग आज़ादी हासिल करने के लिए किया जाए। 14 अगस्त तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। 15 अगस्त से पंडित जवाहरलाल नेहरू काश्मीरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो गया, हुक्मरान बदल गया, पहले अंग्रेज़ था बाद में ब्राह्मण हो गया, तो मालिक बदल गया, पहले अंग्रेज़ था अभी ब्राह्मण हो गया, गुलामी वैसे के वैसे बरकरार है, गुलामी वैसे के वैसे बरकरार है। कैसे? हम बच्चा पैदा करते हैं, हमारी मानसिक गुलामी इतनी ज़्यादा गहरी है कि वो ये कहता है कि बच्चा पैदा करना आसान काम है, नाम रखना कठिन है, नाम रखने का भी हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे बच्चों का नाम रखने का अधिकार हमारे पास नहीं है, इससे बड़ी क्या गुलामी हो सकती है। तो हम अभी ब्राह्मणों के गुलाम हैं, तो इससे आज़ादी हासिल करना ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि आजकल चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है और ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद वोट किसी और कैंडिडेट के नाम पर जमा हो जाता है। अभी मेरे पास आधे घंटे पहले ये दिल्ली से नया सबूत आया है। दिल्ली हमारे पास नए नए सबूत, हम रिसर्च चल रहा है, बदमाशों पर निगाह रखी जा रही है, ये नया सबूत आया अभी आधे घंटे पहले। इस आधे घंटे पहले आए हुए सबूत में बहुत खास बात है। साउथ इंडिया का एक कलेक्टर है, उसने रिज़ाइन कर दिया चुनाव के बाद। आईएएस आदमी, बैकवर्ड क्लास का आदमी, कन्नन गोपीनाथ इस्तीफा दे दिया, अखबार में खबर भी पड़ा होगा आप लोगों ने। कन्नन गोपीनाथ, उसने कहा यहाँ उसने इंटरव्यू में कहा कि ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ने के लिए जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई, ये पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद उसको बीच में लगाया गया। बीच में लगाने से क्या होता है, तो उसका कहना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी है, आईएएस अधिकारी, तो वो जानता है, उसने खुद चुनाव कंडक्ट करवाया, इसलिए उसको सारी जानकारी है। चुनाव आयोग ने भी उसको जानकारी दी, तो उसके बाद जानकारी है। उसने कहा कि जब आप वोट डालते हो तो वोट डालने के बाद में ये वोट जो है आपका पेपर ट्रेल मशीन में जाता है और आप आंखों से देखते हो कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसी का चुनाव निशान छपकर आया है। पेपर ट्रेल में दिखता है, डिस्प्ले में। मगर कलेक्टर का कहना है, आईएएस अधिकारी का, उसने डिज़ाइन किया उसने, कि वहाँ पर दिखाई देने के बाद
एक मालवेयर नाम का और सॉफ्टवेयर लगाया गया है मशीन में। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अगर आपने ये नाम के राम नारायण को आपने वोट दिया तो ईवीएम मशीन में, वो पेपर ट्रेल मशीन में जो मालवेयर नाम का सॉफ्टवेयर लगाया है, वो सॉफ्टवेयर ईवीएम मशीन में राम प्रसाद के नाम पर जमा कर देता है। आपने वोट दिया राम नारायण को और ईवीएम में जमा होता है राम प्रसाद को। मान लो राम नारायण जो है आरजेडी का कैंडिडेट है, आपने राम नारायण को वोट दिया और वोट जमा हो गया राम प्रसाद को, बीजेपी वाले को। तो इसलिए बिहार में आरजेडी का 0 हो गया। आरजेडी का जो 0 हो गया वो इसलिए 0 हो गया। ये नया सबूत आया है, करंट आया है अभी आधे घंटे पहले। और जब ये चुनाव आयोग को पूछा गया लिखित सवाल पूछकर, तो अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब चुनाव आयोग ने नहीं जवाब दिया, इसका मतलब है जो कहा जा रहा है वो सही है। इसका मतलब ये है जो कहा जा रहा है वो सही है। तो इसलिए ईवीएम मशीन में आपके वोटों की चोरी हो रही है। आप जिस विधायक को चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आता है आपके वोटों की चोरी करके। जब वो आपके वोटों की चोरी करके चुनकर आता है, आने के बाद आप उसके पास काम लेकर जाते हैं कि विधायक जी जरा इंस्पेक्टर को टेलीफोन कर दीजिए, हमारा थोड़ा कम हुआ कर लीजिए। काम को कम हुआ ही ना बोलते हैं आप इधर भोजपुरी में, है? थोड़ा छोटा हमरा भी कम हुआ कर दीजिए। तो या तहसीलदार को टेलीफोन कर दीजिए, या बैंक मैनेजर को थोड़ा लोन वाला मामला है तो कर दीजिए। तो वो क्या बोलता है विधायक, अरे हम आपके वोट से थोड़ी न चुन कर आए हैं, हमको तो ईवीएम ने चुना है, हमको ईवीएम ने चुना है, आपने तो नहीं चुना, तो आपका काम क्यों करे। तो पहले विधायक जो है आपको नमस्कार करने के लिए आता था, अभी बंद हो गया। वो अब ईवीएम को नमस्कार कहता है, ईवीएम माता नमस्कार। अब ईवीएम उसके लिए माता हो गई है, जैसे दुर्गा है, काली है, वैसी वो माता हो गई है। और वो विधायक उसको नमस्कार करता है कि प्रसन्न हो जा माता और मेरे को वे वोट दिलवा दे। तो इस तरह से आपके वोटों की सारे देश भर में एक जगह चोरी नहीं हो रही है। 13 लाख ईवीएम मशीन लगाए जाते हैं चुनाव में, देश के लोकसभा के। तो ये चुनाव आयोग लगाता है। अगर एक ईवीएम मशीन को एक चोर कहा जाए तो चुनाव आयोग मैदान में 13 लाख ईवीएम अर्थात 13 लाख चोरों को वोटों की चोरी करने के लिए उतारता है। इसका मतलब क्या है, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो मैं बोल रहा हूँ, एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसे बोलने की औकात नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा नुकसान आरजेडी का हुआ, 0। आरजेडी की मदद से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी बिहार में, उसका चुनकर आया। कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं है। अगर लालू जी उनको मदद ना करे तो कांग्रेस की तो कोई औकात ही नहीं है।
मगर कांग्रेस का एक आदमी चुनकर आया और जिसकी मदद से चुनाव लड़ा उसका 0 चुनकर आया। बहुत दुख की बात क्या है कि जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो पार्टी के लोग ईवीएम के विरोध में बोल नहीं रहे। और मैं चुनाव लड़ नहीं रहा तो मैं आरजेडी के फायदे में, समाजवादी यूपी के फायदे में, मायावती भी नहीं लड़ रही है, अखिलेश यादव भी नहीं लड़ रहा है, उनके फायदे में लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। तो इसलिए ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। जब मैं ऐसा बयान देता हूं तो चुनाव आयोग को बुरा लगता होगा। तो मैंने उनको कहा, सैयद सूजा जिसने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, तो आपने चुनाव आयोग में दिल्ली में एफआईआर दाखिल किया। तो चुनाव आयोग को मेरा कहना है, अबे मैं चुनाव आयोग, मैं भभुआ में हूँ, भारत छोड़ के लंदन में नहीं हूँ, भभुआ में हूँ। और भभुआ जो है ये मुगल सराय या चंदौली से लगा सटा हुआ है या सासाराम के और चंदौली के बीच में है। मैं तो भारत में ही हूँ। तो तुम मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, दिल्ली में एफआईआर करते हो, तो मैं तो इधर ही हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहा। क्यों? मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और मेरे एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। कौन से मुंह से एफआईआर करेगा? मतलब मेरे सवालों का जवाब ही नहीं है चुनाव आयोग के पास। जब चुनाव आयोग के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं कर रहा है, तो वो मेरे खिलाफ क्या एफआईआर कर लेगा? वो एफआईआर नहीं कर सकता। जो एफआईआर करेगा तो मैं बोलूँगा ये सवालों का जवाब दो। उधर ही नहीं दे रहा, साला इधर कहाँ से एफआईआर करेगा? इसलिए मैं कहता हूँ ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो इसलिए ये उदाहरण से भी सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग खुद इस घोटाले में शामिल है। अभी ये जो सबूत मेरे पास आया है, इससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव होता है कि चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन को इस तरीके से लगाया बीच में, और बीच में लगाने का काम उन्होंने किया, चुनाव आयोग ने। लगाने के बाद में चुनाव आयोग ने लगाया और एक सॉफ्टवेयर, मालवेयर नाम का सॉफ्टवेयर लगाया। वो मालवेयर ईवीएम मशीन को ये संकेत देता है कि राम नारायण को वोटर्स ने वोट दिया मगर राम प्रसाद के नाम पर जमा करना है, तो राम प्रसाद के नाम पर जमा हो जाता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी से जो 2, 4, 5, 10 आदमी मशीन नहीं उठा सकते, बटन दबाओ मशीन ऐसे उठ जाती। टेक्नोलॉजी हजारों टन की। तो इसलिए टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने जेसीबी मशीन देखा होगा, जेसीबी मशीन, तो इतना बड़ा पेड़ है वो अंदर जाकर से उखाड़ देता है। इतना बड़ा पेड़ रहेगा तो भी उखाड़ के दे देता है। तो टेक्नोलॉजी की बात है। तो इसलिए इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि ईवीएम वोटों की चोरी करती है, ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती है।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े शब्द हैं, आपको समझने के लिए दिक्कत होगी। एक शब्द बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है कि ईवीएम ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती। तीनों शब्दों का एक शब्द, ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती, इसका मतलब है बेईमानी से जरूर चुनाव करवाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ईवीएम मशीन अगर ऐसा करती है तो लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है वो खत्म हो गया। तो जो लोकतंत्र निर्माण होगा वो झूठ मूठ का होगा, ईवीएम के आधार वाला, लोक के आधार में नहीं होगा। और जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा, सच्चा विधायक नहीं चुनेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान भी नहीं बच सकता। तो इसलिए इस संविधान को अगर बचाना है तो हम लोगों को ये आंदोलन करना होगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 14 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए, मगर चुनाव आयोग ने नहीं लगाई तो 31% वोट बीजेपी को पड़े और 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें जीती। जबकि पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि 31% वोटों के आधार पर किसी राजनीतिक दल को 272 वोट नहीं मिले, साधारण बहुमत। मगर बीजेपी को साधारण बहुमत से 11 सीटें और ज़्यादा मिली। तो इससे सिद्ध हो गया कि पेपर ट्रेल मशीन ना लगाने से बीजेपी घोटाला करने में कामयाब हो गई। बीजेपी घोटाला करने में कामयाब हो गई। इससे भी बड़ी दुखद बात है, वो क्या है कि घोटाला हुआ, कांग्रेस को मालूम भी है, फिर भी कांग्रेस बोल नहीं रही है। कांग्रेस बोल नहीं रही है, कांग्रेस को मालूम है घोटाला किया। बिहार में कांग्रेस का एक कैंडिडेट चुनकर आया, वो घोटाले से आया, लालू जी की मदद से नहीं आया। लालू जी की मदद से आया होता तो फिर लालू जी की भी लोग चुनकर आते। वो घोटाले से चुनकर आया क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस टाइप है, गठबंधन है, दोनों मिलके चोरी कर रहे हैं। 2004-2009 के लोकसभा में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता और 2014-2019 में बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस से समझौता किया कि 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला कर दो, मगर एक शर्त है कि हमारे घोटाले के बारे में तुम मत बोलना, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम नहीं बोलेंगे। कांग्रेस को मालूम है घोटाला किया, मगर कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है, चुप है। तो दोनों घोटाले का फ़ायदा ले रहे हैं और फ़ायदा लेकर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं। केवल बीजेपी के ही लोग बदमाशी नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले भी बदमाशी कर रहे हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बदमाशी कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार भी
घोटाला करके बदमाशी कर रहा है, इसलिए वो भी जानता है मगर वो भी चुप है। क्यों? जब दो चोर मिलकर चोरी करते हैं तो बांट कर खाते हैं। तो बीजेपी की कुछ सीटें चुनकर आई होगी और नीतीश कुमार की भी कुछ सीटें चुनकर आई। दोनों चोरों ने फ़ायदा उठाया। तो नीतीश कुमार बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहा है, बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में नहीं बोल रही है, दोनों चुप है। चोरों में एक सज्जनता होती है, पता है चोरों की सज्जनता? बताता। जब वो चोरी करते हैं तो बांट कर खाते हैं, इतने ईमानदार होते हैं। जब चोरी करते हैं तो बांट कर खाते हैं। क्यों? अगर बांट कर नहीं खाया तो एक चोर को ये डर होता है कि दूसरा चोर पुलिस स्टेशन में जाएगा और मेरा नाम बता देगा। जब मेरा नाम पकड़ा जाएगा तो उसका नाम भी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए चोर चोर, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई होते हैं और बांट कर खाते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी और नीतीश कुमार चोर चोर, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि हमने घोटाला करके नीतीश कुमार को जितवाया, इसलिए केवल एक मंत्री बनाने का वादा किया, एक। तो नीतीश कुमार ने कहा है तो साला हमारा अपमान है, नहीं हम मंत्री लेंगे। तो एक भी मंत्री नहीं है, गठबंधन में है, मंत्री है नहीं। ऐसा नरेंद्र मोदी ने सबक सिखाया। मगर क्या करे, चोरी में रहना पड़ रहा है, चुप। तो 2019 में भी चुनाव हुआ और चुनाव रिजल्ट आया। क्विंट के पत्रकारों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण में बताया, क्या बताया? 373 में 220 सीटों पर 54 लाख से ज़्यादा वोट निकाले गए। 54 लाख से ज़्यादा वोट निकाले गए। आपने 100 डाले, मशीन ने 120 निकाले और 153 जगह आपने 100 डाले, मशीन ने 80 निकाले, 20 कम निकाले। कम निकालना भी घोटाला है, ज़्यादा निकालना भी घोटाला है। तो 220 जगह बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। बीजेपी के 303 चुनकर आए, उसमें 83 सीटें ही बीजेपी की ईमानदारी से चुनी हुई सीटें हैं। 220 सीटें घोटाले से चुनकर आई। और इसी को लेकर मैं अब सुप्रीम कोर्ट में इस महीने के अंत तक केस दायर कर रहा हूँ। और मेरा कहना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि 220 सीटें रद्द करो, ये घोटाले की है। अगर 220 सीटें रद्द हो गई तो चुनाव रद्द हो जाएगा। तो सरकार ज़्यादा देर चलेगी ऐसा लगता नहीं है। मगर केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कर लेगा। इसलिए हमने मैदान में उतरकर आंदोलन भी शुरू कर दिया है कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और मैदान में भी लड़ेंगे। तो जब ये लड़ाई और सड़कों पर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन में अनाउंस होगा, घोषित होगा, तो क्या इस आंदोलन में आप साथ सहयोग करोगे? जो करोगे हाथ खड़े करो। अच्छा, तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। जब सभी कर रहे हैं तो इसका मतलब आंदोलन 50% सफल हो गया है। आंदोलन शुरू होने के पहले ही 50% सफल हो गया, अब रह गया 50%।
तो जिस दिन आपको सड़क पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए संदेश आएगा, उस दिन आप लोग आंदोलन में हिस्सेदारी निभाना। क्योंकि गांव देहात के जो लोग हैं वो लोग, क्योंकि मैं भी देहात का किसान का बेटा हूँ, तो हम गांव वालों को वादा करने की जो आदत है, वादा करने के बाद निभाने की आदत है। गांव में एक शब्द बोला जाता है, ज़बान दिया, बदलेंगे नहीं। पता नहीं आपके बिहार में ये शब्द यूज़ किया जाता क्या जाता, ज़बान दिया, हाँ बदलेंगे नहीं, अपने ज़बान पर अड़े रहेंगे। तो आपने हाथ खड़े करके वादा किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह आंदोलन में आप लोग हिस्सेदारी लेंगे और ईवीएम मशीन का घोटाला बंद करने के लिए साथ सहयोग करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।